नमस्ते दोस्तों। आज के हमारी इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई में से 5वां पाठ। पाठ का नाम है खेती से आई तब्दीलियां। इस पाठ की के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत ही सक्रिय हिस्सा लिया। वे महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे और शांतता प्रिय मार्ग से उन्होंने भारत देश को आजाद करने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक उच्च कोटि के लेखक भी है। उनके कई सारे ग्रंथ प्रसिद्ध है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति को लेकर लिखा गया था अहमदनगर के फोर्ट के अंदर, जब वे वहां पर बंदी थे। तो उनका जन्म सन 1889 में इलाहाबाद में हो गया और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। वे एक चिंतक है, वक्ता है, लेखक और विचारक भी थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ये उनके लेखन कार्य रह चुके हैं। तो ये जो पाठ है वास्तव में वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी लड़की इंदिरा जी को, इंदिरा गांधी वे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके लिए जो पत्र लिखे बाल्यावस्था में, युवावस्था में, तो उस एक पत्र को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से मनुष्य आदिम अवस्था से लेके किस प्रकार से खेती करने लगा और उसके पश्चात किस प्रकार से बदलाव होते गए, खेती में क्या क्या तब्दीलियां मतलब बदलाव लाए गए, हो गए, ये सारी जो बातें हैं इसकी चर्चा लेखक ने इस पाठ में की है। जैसे कि अमीर गरीब के जो मानदंड एवं बचत प्रणाली जो है उसे भी सुंदर ढंग से यहाँ पर लेखक ने समझा है। तो खेती से लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान संस्कृति वाला देश है और हमारे देश में किसान जो है, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान खेत में काम करते तभी तो हमें अन्न मिलता है। आप सोचेंगे कि तो हम तो पैसे देकर उसे खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, पैसे देकर खरीदना अलग बात है, लेकिन जहां से उसकी उपज होती है वो तो किसान के मेहनत से होती है। आज भी भारत के लगभग 65% लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसान ही है, उस प्रकार के कारोबार वो करते हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल खेती में काफी तब्दीलियां आ चुकी है, काफी बदलाव आ गए हैं। तो वो मनुष्य का इतिहास आप देखेंगे, बहुत प्राचीन काल में आदिम अवस्था में जब हम जाएंगे, आप जानते कि मनुष्य एकदम आदिम अवस्था अर्थात जंगली अवस्था में था, कि जब उसे केवल खाने पीने की तलाश रहती थी और खुद की सुरक्षा करने, दो में महत्वपूर्ण काम उसके जीवन में रहा करते थे। वह वनों में अपना भोजन खोजता था, शिकार करता था और किसी गुफाओं का आसरा लेकर वहां वो रहता था। तो बहुत ही आदिम अवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी को पता चल गया कि जिन वृक्षों के फल हम खाते हैं, जो भी अनाज है, जो भी चीजें हमें वनों से मिलती है, अगर उसके बीज एक जगह पर बो दिए जाए तो उससे हमें एक जगह बैठकर अच्छा खाना भोजन मिल सकता है, उसका प्रबंध हमेशा के लिए हो सकता है। और इसी से मनुष्य ने खेती की खोज की और खेती करना आरंभ किया। तो खेती करना आरंभ हो गया, उसमें काफी बदलाव आ गए, क्योंकि जब मनुष्य आदिम अवस्था था, आपको पता ही कि उस समय मनुष्य के पास कोई औजार या हथियार नहीं थे, तो उसने पत्थरों से, लकड़ियों से, पशुओं की हड्डियों से अलग अलग औजार बनाए थे। जैसे कि लकड़ियां काटना है या जमीन खोदना है, ऐसे कई कामों के लिए जो औजार चाहिए वो इस प्रकार से बनाता था। लेकिन फिर काफी बदलाव हो गया। जब धातु की खोज हो गई
तो उसके बाद तो धातु के औजार बनाना हमने शुरू कर दिया और धीरे धीरे तो बहुत प्रगति हो गई। मनुष्य आधुनिक युग में आ गए। आज तो हम यंत्रों की मदद से खेती करते हैं। बहुत पहले तो हम पशुओं की मदद से खेती की जाती थी और उसके भी पहले केवल मनुष्य उसमें श्रम करता था। तो सारे जो बदलाव है वो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ में उसका जिक्र किया। तो आइए हम देखते हैं पाठ में नेहरू जी अपनी लड़की इंदिरा जी को क्या कहना चाहते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बंटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो कामों का जो बंटवारा है उसकी उपज कहां पर है, कहां से है, इसके बारे में लेखक चर्चा कर रहे हैं। और वे कहते कि जब हम आदिम अवस्था में थे तो केवल शिकार पर ही हम गुजर बसर करते थे। वनों में जो भी शिकार हमें मिलती उसी से मनुष्य अपना पेट पालता था और इसमें कोई काम बटा हुआ नहीं था। मतलब जैसे हम आजकल जानते कि लोगों के कारोबार व्यवसाय बन गए, व्यवसायों के कारण उसी का रूपांतरण जाति व्यवस्था में हो गया। लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई काम बटे हुए नहीं थे। यहां तक कि स्त्री पुरुष में भी ज्यादा काम बटे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे कामों का बंटवारा जो था वह शुरू हो गया। क्योंकि शिकार करना कोई आसान बात नहीं। जैसे आप बाजार में जाके पैसे देकर कोई चीज खरीद कर लाते, इतना वो आसान तो नहीं था। उसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती, घंटों शिकार का पीछा करना पड़ता और तब जाकर आपको कोई शिकार हाथ भी लगती तो वह पर्याप्त नहीं हुआ करती थी इतने सारे लोगों के लिए। और इसीलिए थोड़ा सा कामों का बंटवारा इस प्रकार से हो गया कि जो औरतें या महिलाएं हैं वे अक्सर घर में रहा करती थी। बच्चों का पालन पोषण करना फिर उनकी जिम्मेदारी बन गई और जो पुरुष थे वह शिकार के लिए वनों में निकल पड़ते थे और जब शिकार मिलती तो पूरा परिवार उसे खाता था, मतलब अपना पेट पालता था। तो यह जो कामों का बंटवारा ये क्यों हो गया? क्योंकि जो औरतें उस समय कमजोर थी, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो स्त्री पुरुष दोनों शिकार में भाग लेते थे, लेकिन फिर घर में जो छोटे बच्चे थे उनका क्या, उनका तो पालन करने चाहिए, इसीलिए माँ ही चाहिए और इसीलिए माताएं घर में रहा करती थी और पुरुष जाकर शिकार करते थे। इस प्रकार से यहाँ महिलाओं को घर संभालने की जिम्मेदारी मिल गई और जहां खतरा थोड़ा सा कम है, घर में कोई खतरा वैसे नहीं था, और बाहर जहां खतरा ज्यादा है क्योंकि शिकार आप करेंगे, कई सारे जंगली जानवर वहां होते, तो ऐसे खतरे के बीच में काफी दौड़ धूप करके शिकार हासिल करना यह काम पुरुषों के लिए बच गया और इस प्रकार से कामों का बंटवारा हो गया। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। अभी देखिए जैसे खेती का आरंभ हो गया तो काम भी बढ़ गए। अभी खेती में बहुत ज्यादा काम होते हैं, जमीन ठीक ठाक करना, फिर उसमें बीज बोना, उनको पानी देना, उनकी रखवाली करना, फसल जब तैयार हो जाए तो उनको काटना, काफी सारी बातें थी। फिर आदमी ने भोजन पकाना सीखा। जब आग जो थी उसका पता मनुष्य को लगा तो वह भोजन पका कर या भुनवा कर खाने लगा। तो इस प्रकार से काम बढ़ गए तो काम बढ़ गए। जो हट्टे कट्टे और जिनको साहस प्रिय था वे लोग वनों में जाने लगे, बाहर जाने लगे और शिकार खेलने लगे। जो लोग जिनको खेती के काम अच्छे लगते थे, खेती में रुचि लेते थे, वे खेती का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे काम और भी बढ़ गए और काम धीरे धीरे बंटने लगे। तो कुछ लोग जिनके हाथ में कौशल है वो वही काम करते। इस प्रकार से नए नए पेशे आदमी ने सीखे और नए नए काम करना आदमी ने आरंभ किया। वे उसमें पक्के हो गए क्योंकि कोई भी काम आप लगातार करते रहोगे, सालों करते रहोगे तो आप उसमें पक्के बन जाते, माहिर बन जाते, आपके हाथ में वो कुशलता कौशल्य आ जाता है और फिर वह काम आप बहुत
अच्छे ढंग से कर सकते हो। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई काम आपको करना है तो बार बार दोहराइए, मन लगाकर दोहराइए, आपको हमेशा उसमें जीत मिल जाएगी। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। अब देखिए कि सबसे पहले आदमी जो था वनों में टोलियां बना के रहता था, क्योंकि अकेला आदमी की कोई बिसात नहीं थी कि इतने हिंस्र जानवरों के बीच में वो जंगल में रह सके, और इसीलिए वो टोलियां बना के रहता, समूह बना के रहता। लेकिन ये समूह एक जगह पर नहीं रुकता था, वह हमेशा घूमता रहता। जहां उसे शिकार मिली बस वहीं बसेरा कर लिया। कभी 8 दिन रुके, कभी 10 दिन रुके, कभी 1 महीना रुके, कभी 1 दिन रुके, और इस प्रकार से वो हमेशा भटकने वाली टोलियां हुआ करती थी। लेकिन जैसी खेती का आरंभ हो गया तो खेती में उनको जो अन्न की आवश्यकता थी वो एक जगह पर पूरी होगी। एक जगह बैठकर वे अपना खाना भोजन प्राप्त करने लगे, और इसीलिए उनको दौड़ धूप करने की कोई आवश्यकता नहीं बची, और इसीलिए वे धीरे धीरे बसने लगे। अभी खेती कहाँ की जाती है? जहां जमीन अच्छी है, सपाट मैदानी प्रदेश है, जहां पानी की उपलब्धता है, वहां पर वो खेती करने लगे, और इसीलिए वहां छोटी छोटी बस्तियां, कस्बे, गांव, एक 2-4 घरों वाले, इस प्रकार से वो बसने लगे। मतलब सबसे पहले ये मनुष्य जो था वह एक जगह पर रहने लगा, लोग इनमें आबाद होने लगे, मतलब उनकी आबादी यहाँ पर बढ़ने लगी, खुशहाल होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, जैसे मैंने आपको कहा, और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रुकना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। देखिए, घूमने की दूसरी वजह भी थी। सबसे पहली बात है कि एक जगह रुकने की कोई वजह उनकी नहीं थी, और इसीलिए वो घुमा करते थे, हर जगह उनको शिकार मिल जाता। और वे जो जानवर पालते, क्योंकि मनुष्य समझ गए कि अगर जो दूध देने वाले जानवर हैं, जिनसे हमें मांस मिलता है, ऐसे बकरियां वगैरह, तो इस प्रकार के जानवर अगर हम अपने पास रखेंगे, पालेंगे, तो उनकी संख्या भी बढ़ती है, अपने भोजन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो इसीलिए भेड़, बकरियां, गायें वो चराते थे, उनको लेकर वो यहाँ वहां घूमते थे, और इसलिए वो बहुत घुमक्कड़ हो गए थे। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। आप लोग जानते हैं कि जानवर को बहुत ज्यादा है, तो उनको काफी हरी भरी घास चाहिए, जिनको हम चारागाह कहते हैं। तो चारागाह को ढूंढने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, और इसलिए वो काफी घूमते थे। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी, और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक जगह पर घास खत्म हो गई तो वे दूसरी जगह जाते। इस प्रकार से उनका घूमना जारी था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया, क्योंकि खेती करने तो रोज वहां आपको मशक्कत करनी है, रोज काम करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी रखवाली करनी है, सारे काम करने पड़ते। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे, उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो शहर की निर्मित कैसे होगी, गांव की निर्मित कैसे होगी? अभी देखिए, गांव और शहर में फर्क क्या है, आप तो जानते ही हैं। गांव आकार में छोटे होते हैं, उनमें घर कम है, जनसंख्या कम है। गांव अक्सर जहाँ खेती बाड़ी है उसी के पास में होते हैं। शहर होते हुए ज्यादा आधुनिक होते हैं, वहां काफी भीड़ होती है, ज्यादा घर रहेंगे, वहां बहुत सारी सुविधाएं वहां पर रहेंगी, खास करके उद्योग व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, आरोग्य सुविधाओं के लिए या अन्य सुविधाओं की वजह से लोग शहरों में रहते हैं। तो गांव में लोग रहते थे खेती के कारण। तो इस प्रकार से गांव और शहर, कस्बे निर्माण हो गए, उनकी निर्मित हो गई। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह ये थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। अभी देखिए, मनुष्य की जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती तब तक मनुष्य दौड़ धूप करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत सारा काम करना, काफी कारोबार करना, यह मनुष्य लगातार करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना पेट पालना है, अपने परिवार का गुजर बसर करना है, और इसीलिए वह लगातार काम करेगा। पहले तो उसको काफी तकलीफ हुआ करती थी इस बीच में, लेकिन जब वह खेती करने लगा तो एक जगह वह स्थायी हो गया और वही रहने लगा, तो उसकी जिंदगी जरा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। अब देखिए, पक्षियों को ले लीजिए या कोई जानवरों को ले लीजिए, उनको जब भूख लगती तभी वो खाना ढूंढते,
जैसे पक्षी जहां उनको दाने मिल गए वो खा लेते, लेकिन वो अपने घरों में, घोंसलों में बहुत ज्यादा अनाज कभी जमा करके नहीं रखते। एक भी घर में आपको इस प्रकार अतिरिक्त अनाज, अतिरिक्त शिकार नजर नहीं आएंगे। केवल मनुष्य है जो अतिरिक्त खाना, भोजन अपने घरों में जमा करके रखता है। खेतों में तो बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न होता है, लेकिन वो एकदम तो खा नहीं सकता, तो वह साल 2 साल वो अनाज हमारे लिए बचा रहे, इसकी व्यवस्था वह करता है और अपने घरों में अनाज संभाल के जमा करके रखता है, सुरक्षित रखता है। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न करता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। अभी शिकार करके हम उसको घर में संभाल के नहीं रख सकते, वो मांस तो सड़ गल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन, या उस पर कुछ प्रक्रिया हो जाए तो थोड़ा सा और 4-8 दिन वो बचेगा, लेकिन उसके बाद क्या। और इसीलिए जब वो शिकार करता था तो उसको भोजन के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब खेती करने लगा तो एक बार फसल उग गई, काफी अनाज मिल गए, तो उसके बल पर वह साल भर तक आराम से रह सकता है। अगले साल फिर वो अनाज बोता है और फिर उसको मिल जाता है। इस प्रकार से उसका श्रम कुछ कम हो गया। उसके पास बैंक न थे जहां वो अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता था। अभी पुराने काल में तो बैंक नहीं, उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। मतलब एक समय ऐसा था जब मनुष्य संचय नहीं करता था। जैसे हम अपने घरों में आजकल कई सारी चीजें, बहुत सारी सामग्री जमा करके रखते हैं, वैसे उस काल में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मनुष्य कोई संचय नहीं करता था और मान सकते कि वह ज्यादा सुखी भी था। केवल उसको अपने पेट भरने की चिंता मात्र करनी पड़ती थी। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था, अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते कि मनुष्य संचय कब से करने लगा, कि जब उसको बहुत ज्यादा अनाज मिल गया, जो उसको ज्यादा दिन तक उसके पास टिकता है, तो वह समझ गया कि एक बार अनाज ज्यादा मिल गया तो हमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास आगे साल 2 साल का अनाज जमा हो जाता है। और इसीलिए मनुष्य ने संचय करने की प्रवृत्ति सीख ली। और आज हम देखते कि कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, लेकिन हम उसे कम ही मानते। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, हमारे बैंकों में रुपए बहुत ज्यादा हो, इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे पास हो, तो मनुष्य संचय करता है। जितनी उसको जरूरत नहीं उतनी ज्यादा वह संपत्ति अपने पास रखता है और उसके लिए बहुत ज्यादा दौड़ धूप करता है। और बहुत दौड़ धूप के कारण बेचारा कभी सुखी समाधानी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये तो एक बहुत बड़ी बुराई आजकल हो गई है, बन गई है। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। तो आजकल हम क्या करते कि आज रुपयों का चलन है। एक जमाना ऐसा था, एक समय ऐसा था जो रुपए पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय में लेन देन हुआ करता था। जैसे किसान के पास तो अनाज है तो किसान क्या करता, अपना अनाज देकर किसी से चीजें खरीदता। जैसे उसको मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कुछ अनाज दे दिया, मिट्टी के बर्तन उसको मिल गए, अनाज दे दिया। कुछ कपड़ा वपड़ा खरीद लिया, अनाज दे दिया। कुछ लकड़ी की का जो चीजें होती है, फर्नीचर या और कुछ, वो उसने खरीद ली। तो इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन हुआ करता था। रुपए पैसे कोई नहीं था और इसीलिए संचय करने की प्रवृत्ति नहीं थी। आजकल सारा चलन रुपयों में, पैसों में आ गए हैं और इसीलिए बैंकों की आवश्यकता इस प्रकार के कारोबार करने के लिए आपको पता ही है। हम बैंकों में काफी पैसा रख सकते हैं और वो चेक या कोई स्लिप भर के निकाल भी सकते हैं। आजकल तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करते हैं, मतलब एटीएम की मदद से या नेट बैंकिंग की मदद से, फोन के जरिए जैसे गूगल पे, फोन पे, इस प्रकार के माध्यमों से हम पैसों के व्यवहार करते। तो देखिए जमाना कितना बदल गया, लेकिन एक समय ऐसा था कि रुपए पैसे की कोई बात नहीं थी, बैंक भी नहीं थे। यह रुपए कहां से आता है, मतलब जो बैंकों में रुपए है वो कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बारगी मतलब एक साथ आप उसको खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आदमी क्या करता है कि बचा जो पैसा है वह बैंकों में जमा करते। तो इस प्रकार से बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो जाते। भारत में तो लोग रुपए पैसों के अतिरिक्त प्रॉपर्टी खरीदते, घर या जमीन खरीदते या बहुत ज्यादा सोना चांदी खरीद के रखते हैं।
गहने तो पहनते, लेकिन उसके साथ वो सोचते कि भाई ये संपत्ति हमारी। तो इस प्रकार से काफी रुपए पैसा बिना इस्तेमाल किया बैंकों में या कहीं भी ऐसा पड़ा रहता है, वो चलन में नहीं आता। तो ये संचय करने की प्रवृत्ति हो रही है। क्यों बन गई? क्योंकि मनुष्य के पास अतिरिक्त धन आना शुरू हो गया। इसे वे बैंक में रखते हैं वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपए है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। तो मालदार मतलब अमीर लोग। तो अमीर किसे कहा जाता है? जिसके पास अतिरिक्त रुपए है, उसकी सारी जरूरतें पूरी होकर भी बहुत ज्यादा पैसा धन बचता है, उसे हम मालदार कहते हैं। और जो गरीब है उसके पास जो उसकी प्राथमिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं होती, जैसे कि खाना पीना या पढ़ाई या और कुछ, तो उसे हम गरीब कहते हैं। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अभी देखिए कि पहला काल ऐसा था कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा धन मिलता था, मतलब अनाज या शिकार। ठीक है ना, जो शिकार में ज्यादा मेहनत करेगा उसी शिकार मिलेगी, और जो शिकार में ज्यादा मेहनत करेगा उसे शिकार का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मान लो कि उस समय में लोग टोली बनाकर शिकार करते थे, काफी 10, 15, 20 लोग मिलकर किसी जानवर को घेरते थे, उसे मारते थे। लेकिन इस बीच में जो शिकार करता, जो भाला चलाता या जो शिकार को मार गिराता, पकड़ता, इसमें ज्यादा हिस्सा जिसका, तो उससे वो ज्यादा हिस्सा मिल जाता था मांस का, क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा है, और वो भी उसके मनपसंद जो हिस्सा है वो उसको मिल जाता था। जब वो खेती करने लगा तो वहां भी ऐसी, जो ज्यादा परिवार ज्यादा मेहनत करेगा उसे काफी अनाज मिलेगा, तो वो सुख से रहेगा। लेकिन आजकल बातें बिल्कुल उल्टी हो गई है। जो मेहनत करने वाला आदमी है वो तो बहुत पसीना बहाता है, लेकिन उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता। और जो लोग किसी कार्यालय में, ऑफिस में या बैंकों में या और कई किसी कारोबार में आराम से बैठ के काम करते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब ये जो श्रम है वो बदल गए हैं। आप शारीरिक श्रम ज्यादा करेंगे तो धन कम मिलेगा, इस प्रकार का एक सूत्र बन पड़ा है, ऐसा लेखक कहते हैं। कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। तो गरीब और अमीर ये फर्क होने का मुख्य कारण लेखक ने यहाँ पर बताया है कि भाई पैसा कौन ज्यादा कमाता और कौन ज्यादा नहीं कमाता। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। अभी देखिए कि छोटे बच्चों को ये विषय समझने में थोड़ा जटिल है कि वे आदमी लोग गरीब क्यों हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर क्यों हैं। तो ये फर्क समझने के लिए थोड़ी समझ आना जरूरी है। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि तुम जरा इंतजार करना। इंदिरा जी को वो कहते हैं पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिसके पास बहुत सी गायें, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तो लेखक ने इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया कि खेती में किस प्रकार से तब्दीलियां, बदलाव आ गए। और उन्होंने कहा कि जितना अनाज उसको मिलता था वो खा नहीं सकता, तो उसमें बहुत ज्यादा अनाज बच जाता और वो संभाल के रखता था। तो उस काल में अमीर होने की जो परिभाषा थी वो अलग थी। आजकल जैसे हम कहते हैं कि ये करोड़पति, ये लखपति, इसके बाद बहुत ज्यादा पैसा है, उस काल में ऐसा नहीं था। उस काल में यह था कि किसके पास बहुत ज्यादा गाय हैं, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट या मतलब इस प्रकार से पशुधन है, जानवर है, और किसके पास ज्यादा अनाज है उसी को अमीर कहा जाता था, क्योंकि उस काल में कोई बैंक नहीं थे। तो पंडित जी ने खेती से आई तब्दीलियां इस पाठ में अपनी लड़की इंदिरा जी को ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो छोटे बच्चे अक्सर नहीं जानते कि आदिम अवस्था में मनुष्य कैसा था और किस प्रकार से उसके कारोबारों में, व्यवसायों में परिवर्तन आ गया। खास करके मनुष्य जो पैसों के पीछे भागता है, या आजकल जो परिभाषा बन चुकी है कि अमीर कौन, गरीब कौन, ये क्यों बना है, अमीर या गरीबी की अवस्था क्यों आ गई। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम आदिम थे, जंगलों में शिकार करते थे, सारे बराबर वाले थे, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि मनुष्य कोई संचय नहीं कर सकता था। जब वह शिकार, मान लीजिए कि किसी ने शिकार की, किसी ने भाला फेंक कर किसी जानवर को मार डाला, 10 लोग साथ में हैं, तो उस एक आदमी को थोड़ा ज्यादा हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन उससे क्या, वो मांस ज्यादा दिन संभाल के तो नहीं रख सकता।
इसलिए दोबारा दूसरे तीसरे दिन उसको शिकार के लिए निकलना ही है। इसलिए कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, यह संकल्पना बिल्कुल थी ही नहीं। मनुष्य कोई संचय नहीं करता था। मनुष्य संचय करना कब शुरू कर लिया? जब वह खेती करना सीख गया, एक जगह पर रहने लगा, गांव बनाकर रहने लगा, शहर बनाकर रहने लगा, एक जगह रहने लगा, खेती कर ली, उससे जो अनाज मिलता था उसको उसकी खाने की जरूरतें पूरी हो गई, उसके पास उससे ज्यादा अनाज बच गए तो घर में संभाल के रखता। तो लोग कहते कि नहीं भैया आदमी जरा अमीर है, क्योंकि इसके पास जरा ज्यादा अनाज जमा है, वो 2 साल आराम से बैठकर खा सकता है। इस प्रकार से वह संचय करने लगा। उसके पास जो पशुधन हुआ करता था, गाय भैंस भैले या ऊंट हुआ करते थे, भेड़िया हुआ करते थे, भेड़े हुआ करती थी, यह सारे जानवर कितने ज्यादा उसके पास है, इससे भी उसकी अमीरी गिनने शुरू हो गई। तो इस प्रकार से आदमी ने जैसे संचय करना शुरू किया, वैसे अमीर और गरीब की ये जो रेखा है वह निर्माण हो गई। और आगे आगे तो आपको पता है कि जब चलन आ गया, रुपए पैसे में व्यवहार होने लगे, तो समय बहुत बदल गया। और एक समय ऐसा था कि मेहनत करने वाला ज्यादा सुखी था, मेहनत करने वाला ज्यादा आराम से रह सकता था, क्योंकि उसी को खाने पीने की चीजें मिलती थी। लेकिन जब समय ऐसा आ गया कि पैसों के बल पर बहुत ज्यादा काम होने लगे, तो लोग शारीरिक मेहनत कम करने लगे। जो बुद्धि का इस्तेमाल करते वो ज्यादा पैसे कमाते, और जो श्रम करते, शारीरिक श्रम, बेचारे पसीना बहाते, उनको पैसा कम मिलने लगा। और इस प्रकार से ये जो अमीर गरीब की जो व्यवस्था है वो बढ़ गई। और लेखक इसके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि देखो भाई, आपको काम करना है तो आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए आप काम जरूर करो, लेकिन बहुत धन संचय करने के लिए आप काम करोगे, दौड़ धूप या भाग दौड़ करोगे, तो फिर एक सुखी जिंदगी आप नहीं जी सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पाठ जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। इसे लेकर जो कुछ हमें स्वाध्याय दिए गए उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर सुझाया गया है कि आप बालवीर पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कहानियां पढ़ो। बालवीर यह पुरस्कार दिए जाते हैं शूरवीर बालकों को, खास करके वह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होंगे तो वो माने भारत के राष्ट्रपति महोदय जी के हाथों से मिल जाते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर। जो बच्चे बहुत शूरवीरता और साहस, अतुलनीय साहस दिखाते हैं, ऐसे बच्चों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। और इनकी कहानी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, या कई किताबों में भी छपी है, कई बार अखबारों में भी कहानियां आती है, आप इसको जरूर पढ़िए। आपको कुछ लिखना है। वन महोत्सव जैसी घटना प्रसंग की कल्पना करते समय विशेष उद्धरणों वाक्यों का प्रयोग करके 8 से 10 वाक्यों में लिखो। तो आपको प्रसंग वर्णन करना है। वन महोत्सव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून या जुलाई महीने में वो मनाया जाता है, और जिस समय काफी पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि बारिश का आरंभ हो चुका होता है, और उस समय आप पौधे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दिनों में टिकते हैं, मतलब वो मर नहीं सकते, वो तो बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए वो वन महोत्सव होते हैं। तो इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं 8 से 10 वाक्यों में। जय जवान जय किसान नारे पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करो। तो जब आप स्कूल में रहोगे तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जय जवान जय किसान यह नारा है, एक घोषणा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह नारा क्यों? क्योंकि उस काल में भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और देश का किसान था वो देश का अन्नदाता था। भारत को काफी अकाल पड़ते थे, और उस समय विदेशों से अनाज भारत को खरीदना पड़ता था, जो काफी महंगा होता। और इसीलिए देश के जवान को और किसान को मजबूत बलशाली बनाने के लिए उन्होंने कार्य करना आरंभ कर लिया, और इसीलिए उन्होंने घोषणा दी थी जय जवान जय किसान। इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं बनाई गई, और जिससे किसान को बल मिले और जवान का हौसला बढ़ जाए। आपको रेडियो दूरदर्शन पर जैविक खेती के बारे में जानकारी सुननी है, अभी रेडियो पर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपके इंटरनेट पर जरूर ढूंढ लीजिए। जैविक खेती का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां हम ज्यादा रसायनों का या पेस्टिसाइड का, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी खेती। तो इस पर भी आप कुछ सुन सकते हैं, कहीं आपको जो जानकारी मिलेगी। इस पाठ में कुछ शब्द आ गए हैं। कस्बा मतलब गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। चारागाह मतलब जानवरों के चरने के लिए जो जगह होती है, घास वाली जगह। मुहावरे खाली हाथ रहना मतलब पास में कुछ न होना। सिर खपाना मतलब बहुत बुद्धि लगाना।
और पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। तो इन मोहरों का वाक्यों में प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं कि पाठ आप ठीक से समझ गए होंगे। इसको आप ठीक से जरूर पढ़ना और इसका स्वाध्याय आप जरूर पूरा करना। और दोस्तों अभी तक आपने क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बार बार जो भी नई वीडियो मैं आपको डालता जाऊंगा उस पर वो आप आसानी से देख सकते हैं, आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जरूर हो। धन्यवाद।